हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशन होता है। ठीक है, तो कहा जाए तो पॉलिनोमियल्स क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए, हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक। इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसमें खास क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक्स है, वाई है और टी है। तीन वेरिएबल है हमारे पास, एक्स, वाई और टी। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो y के साथ 6 है यहाँ पे, रूट x के साथ -8 है, t के साथ क्या है 1/2 है यहाँ पे y की पावर -2 है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है 12 है। ठीक है, ऐसे ही। और साथ में लास्ट में ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स है जिनको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पावर क्या हुआ है, 5 है, 3 है। यहाँ पे देखिए मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है। यहाँ पे क्या है 3/5 है। यहाँ पे क्या है -2 है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, 1/√2, रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t की पावर 1/2। ठीक, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, -1/2। ठीक, तो ये है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, पावर्स जो हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। ठीक, अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा। पॉलिनोमियल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये होते क्या हैं। देखिए, कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए ये है 6x+2। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूँ तो x वेरिएबल है। ठीक, और 6 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 6 और 2 जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा इस इक्वेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4, हाफ ले सकता हूँ, 3/2 ले सकता हूँ। यानी कोई भी रियल वैल्यू मैं x के लिए यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन ये 6 और 2 हमेशा फिक्स रहेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये तीन स्क्वायर है, एक सबसे छोटा है, एक उससे बड़ा है और एक ये सबसे बड़ा है। ठीक, ये मान लेता हूँ मैं, ये 2 सेंटीमीटर का है इसकी साइड, और ये 3 है और ये 5 है। ठीक, अब मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, यही होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 2, इसका क्या होगा 4 × 3, इसका क्या होगा 4 × 5। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो यहाँ पे ये जो है 4, ये कोई भी स्क्वायर ले लीजिए आप, अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये 4 हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो साइड है ये साइड चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसी को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे साइड जो है ये एक वेरिएबल है, और ये जो 4 है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम पेरीमीटर का कॉन्टेक्स्ट लें, ठीक है, पेरीमीटर के लिए केवल देखें, वो भी किसका, स्क्वायर का। ठीक है, तो वहाँ पे
जो ये 4 इंटू एक्स लिखा है उसमें ये 4 कांस्टेंट हो जाएगा और ये x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। यानी ये जो x है वो चेंज होगा और 4 फिक्स रहेगा। ऐसे ही देखिए, अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो सर्कल का, ठीक, सर्कल का निकालना हो तो क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ पे देखिए 2π जो है ये कांस्टेंट है और r क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे ये सर्कल की साइज चेंज होगी ये r चेंज होता जाएगा, लेकिन ये 2π क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखिए, अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई कांस्टेंट लेता हूँ 4 और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मान लीजिए y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, 4y। ठीक है, इसमें देखिए 4y को मैं क्या कहूँगा, एक टर्म कहूँगा। ठीक है, 4y क्या है, यहाँ पे एक टर्म है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट की जगह मैं क्या क्या ले सकता हूँ। कांस्टेंट देखिए जो होता है, ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर्स क्या मतलब, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, दोनों को आप मिला दीजिए तो ये रियल नंबर बनेगी। यानी कांस्टेंट क्या हो सकता है, -1, -2, -3 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर पॉजिटिव नंबर सारे 1, 2, 3, फिर इनके बीच में आने वाले नंबर जैसे -1/2 हो गया, -3/2 हो गया। ठीक, ये सारे जितने भी हैं, फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाले 1/2, 4/5 कुछ भी। ठीक, फिर आपके रेशनल नंबर जैसे √2, √3। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कांस्टेंट की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक, और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम टर्म को ऐसे लिखते हैं ax, by, ठीक है, cz। तो यहाँ पे जो ये a है, b है और c है, ठीक है, इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। देखिए जब तक हमें ये जो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स पता नहीं होती क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे वेरिएबल इनकी तो वैल्यू चेंज ही होती रहती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ABCD होता है, ठीक है, जेड तक, तो ये जो शुरू वाले जितने भी लेटर्स हैं, ठीक, इनको हम एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं। और ये जो लास्ट वाले आते हैं XYZ हो गया, S हो गया, T हो गया, इनको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की तरह लेते हैं। ठीक, ऐसे डिनोट किए जाते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। एक कांस्टेंट ले लेते हैं, हमारे ये -3 लेता हूँ और वेरिएबल में ले लेता हूँ z। ठीक, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, -3z। ठीक, तो ये z में ये जो मल्टीप्लाई हुआ -3, इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। इस टर्म में z का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। ठीक है, ये इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कांस्टेंट लेता हूँ 1 और वेरिएबल लेता हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, इसका मतलब x। ठीक, वहीं अगर मान लीजिए मेरे पास कांस्टेंट है 6 है, ठीक, और मैं वेरिएबल क्या लेता हूँ, x⁻0। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टर्म हमारा क्या निकल के आएगा, 6 इंटू x⁻0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x⁻0 क्या होता है, 1 होता है। ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट 1 का जब मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल में तो हमें वही वेरिएबल मिलता है। दूसरी जगह अगर किसी कांस्टेंट में हम वेरिएबल की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट लिखा हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए लिखा है 11, तो इसके साथ हमेशा ये मान के चलिए कि वेरिएबल की पावर 0 का मल्टीप्लाई हुआ है। वहीं दूसरी जगह अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो, मान लीजिए y है, तो इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट 1 का मल्टीप्लाई जरूर होता है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 0 और यहाँ पे एक कांस्टेंट का
मल्टीप्लाई जरूर होता है। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा या तो एक वेरिएबल होगा या एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका यूज हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने एक टर्म बनाया था 6x कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई दूसरा टर्म है, मान लीजिए है 7x²। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इनको या तो जोड़ लेता हूँ या घटा लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ये जोड़ने पे क्या आया, 6x + 7x², और माइनस करने पे क्या आएगा, 6x - 7x²। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म हो गए ना, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक, यानी दो टर्म, दो या दो से अधिक टर्म मिलके क्या बनाएंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। या सीधे सीधे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 6x लिखा है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। जैसे मान लीजिए 6x है और एक दूसरा टर्म है 2x। ठीक है, इन दोनों में देखिए ये जो वेरिएबल की पावर है वो सेम है। ठीक, तो अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये 6x + 2x, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 8x, ये सिंगल टर्म बनेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं माइनस कर दूं, यानी 6x - 2x, तो ये क्या देगा, 4x, यानी ये सिंगल टर्म में हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर पावर सेम है, ठीक है, तो ये दो टर्म नहीं कहे जाएंगे, ये जुड़ के लास्ट में सिंगल टर्म में बदल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा उसी को हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। ठीक, इसका भी यूज आपको आगे मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ तो हमने प्लस माइनस किया है, अगर मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दो टर्म है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से भी हमें एक सिंगल टर्म मिलेगा, 12x², ये एक सिंगल टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल की पावर सेम नहीं होनी चाहिए, फिर क्या है, प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल टर्म आ जाएगा। ठीक, यानी ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अब देखिए आते हैं पॉलिनोमियल पे। अब देखते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए इसका केवल एक ही कंडीशन है, अगर जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो से स्टार्ट करिए और जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सब लिख डालिए इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल हैं उनका पावर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। बीच में आप 1/2, 3/5 ये सब नहीं यूज कर सकते, केवल ये जो इंटीजर्स हैं जीरो से स्टार्ट करके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब आपके क्या कहलाएंगे, होल नंबर, यही वेरिएबल के पावर में होने चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 4x² + 3x⁻³ + 4। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, माइनस में है, -3। ठीक, हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव। ठीक, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, ये इंटीजर तो है लेकिन नॉन नेगेटिव है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, 4x + 3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, 1 क्या है, होल नंबर में आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, 6y⁻³ + y² + y + 7। अब देखिए यहाँ पे ये तो होल नंबर है, यहाँ पावर 1 है, ये भी होल नंबर है,
लेकिन ये जो 3/2 है ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये है x प्लस वाई, ठीक। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 1 1 है, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। लेकिन इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल क्या है, 2 वेरिएबल का है। ऐसे ही अगर 3 कर दें, ठीक है, तो ये थ्री वेरिएबल्स में हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो पॉलिनोमियल की कंडीशन है, ठीक, उसके बेसिस पे हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं कि पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4, फिर लिखता हूँ 4x, फिर लिखता हूँ 5y, फिर लिखता हूँ 6x² प्लस x, ठीक, प्लस 1, फिर लिखता हूँ 7x⁴ प्लस x⁴ प्लस 5x-3। तो यहाँ देखिए ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे x की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे 0 है, ठीक। तो 0 का मतलब क्या हुआ, ये एक होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए, इस लास्ट वाले में देखिए, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। हर टर्म में वेरिएबल की कुछ पावर है, ठीक। और साथ ही साथ उसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे किसका है, 1 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो क्या करते हैं एक एन टर्म का हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 8 पावर है, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू x⁴ प्लस 7 इंटू x⁴ प्लस 5 इंटू x⁴ माइनस 3। तो देखिए ये पावर के घटते क्रम में है ना, और यही उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 प्लस 5x⁴ प्लस 7 इंटू x⁴ प्लस 1 इंटू x⁸, ठीक। यहाँ पे पावर क्या है, आगे चलने पे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ पे x⁴ मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक। x⁴ 0 हो गया, x⁴ 1, यहाँ 4, यहाँ 8 है। फिर यहाँ x⁴ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो मैं जनरल एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर के बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, और दूसरा बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक। पहला मैं क्या लेता हूँ कि देखिए इसके साथ क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने ले लिया a0, ठीक, पहले टर्म के लिए। और जो वेरिएबल मैंने x लिया उसका पावर क्या लिखा, मैंने 0 लिखा, प्लस फिर मैंने क्या किया, दूसरा टर्म क्या ले लिया मैंने, a1 वेरिएबल x, और पावर यहाँ बढ़ा दिया 1। फिर देखिए a2, यहाँ पे वेरिएबल लिया मैंने x और पावर 2, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो जब मैं nth टर्म लिखूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, थर्ड क्या है, 2 है, ठीक है, एक कम है ना, तीसरे टर्म में एक नंबर कम है। तो यहाँ जब nवें टर्म की बात करूँगा तो वो एक कम होगा। वैसे ही x की पावर क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। थर्ड टर्म में जो पावर है वो 2 है, तो nth टर्म में क्या होगा, पावर n-1 होगा, ठीक। तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए, एक पॉलिनोमियल के लिए। और ख़ास बात क्या है कि इसमें वेरिएबल क्या है, केवल एक ही है, ठीक। अब देखिए
जो पॉलिनोमियल की कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले क्या है कि ये जो पावर है आपकी, ये सारे क्या है, होल नंबर होने चाहिए, यानी n जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। साथ ही साथ ये जो आपके जितने भी कांस्टेंट है ये क्या होने चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए मुझे ये 4x बनाना है इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a0 की जगह मुझे 4 लेना पड़ेगा, x0 तो रहेगा ही, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 4x की पावर 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a0 की जगह 4 लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ x की पावर 0 है ना, यहाँ x की पावर 1 चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे इसको 0 कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 की जगह 4 लेंगे और x की पावर 1 है और ये सब बाकी 0 हो जाए। अब मान लीजिए मुझे इसको बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, -3 है, तो यहाँ a0 की जगह मुझे -3 लेना पड़ेगा, x की पावर 0 है ही। फिर यहाँ a1 की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 और x की पावर 1 है। फिर देखिए यहाँ पे 7 x की पावर 4 है, यानी यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है, तो मुझे a4 क्या लेना पड़ेगा, a4 7 लेना पड़ेगा और x की पावर 4 रहेगा ही। वैसे ही जो a8 होगा उसकी जगह क्या मुझे यहाँ पे चाहिए 1 और x की पावर 8 रहेगा ही, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी को उल्टा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जनरल एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा, बस क्या होगा, इसमें पावर जो है बढ़ते से घटते क्रम में रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी जनरल एक्सप्रेशन पे कुछ बातें कर लेते हैं जो स्पेशल निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ, 4x पावर 1 प्लस 7x पावर 8 माइनस 2x पावर 5 प्लस 3/2 x पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ। अब इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हाईएस्ट पावर x की क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक, तो मैं कहूँगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 8 है। तो डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप देखिए, उसमें जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक, जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 8 है। अगर मैं लिखूँ 4x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया। दूसरा लिखता हूँ मैं 6x स्क्वायर प्लस x पावर 3 माइनस 4, ये हो गया। थर्ड में लिखता हूँ 7 और फोर्थ में लिखता हूँ 7x स्क्वायर प्लस x पावर 8। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, x की पावर मैक्सिमम 2 है तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, यहाँ जानते हैं कि कोई कांस्टेंट अकेला नहीं होता, उसके साथ एक वेरिएबल की पावर 0 मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई 0। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो ऐसे डिग्री निकालते हैं। अब देखिए टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को तीन टोटल 6 अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ x पावर 4 या कहूँ 6 या फिर कह सकता हूँ -4 y पावर 3। ठीक है, तो ये 3 पॉलिनोमियल मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये तीनों पॉलिनोमियल में क्या है, एक ही टर्म है। ठीक,
एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक, सिंगल टर्म। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म हो, जैसे मान लीजिए इसी में एक टर्म मैं ऐड कर दूँ, एक्स प्लस 7x प्लस वाई पावर 4, तो यहाँ देखिए दो दो टर्म हो गए ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? दो दो टर्म वाले को बाइनोमियल। ठीक, बाई का मतलब क्या होता है? दो। ऐसे ही तीन टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, और तीन टर्म वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये हो गया टर्म्स के बेसिस पे। अब डिग्री के बेसिस पे देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वन है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 4x प्लस 3 हो गया, 7y माइनस 10 हो गया। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? वन है, और यही मैक्सिमम है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? वन हो गई। तो डिग्री वन है, तो इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री दो है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री तीन है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 3, या फिर 4y² प्लस 4, या फिर 7x² माइनस x। ठीक, तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों है क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? दो है। ठीक है, यहाँ पे y की पावर दो है, यहाँ पे x की पावर दो है, और मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। तो डिग्री क्या है यहाँ पे? तीनों की दो है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। वैसे ही क्यूबिक, क्यूबिक को जैसे हो गया x³ प्लस x² प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पे तीन निकल के आए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे क्या आया? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उससे कुछ तीन चार रिजल्ट और निकल के आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आपके पास डिग्री वन का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री वन का अगर कोई पॉलिनोमियल है, तो उसमें कभी भी दो से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री वन मतलब लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 4x प्लस 3, या मान लीजिए 4x हो गया, या 7y प्लस 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक तीसरा टर्म नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए मैं तीसरा टर्म जोड़ता हूँ, सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ। मान लीजिए मैं एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ 6, तो तीन टर्म तो हो गए, लेकिन देखिए एकदम सिंप्लीफाइड नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि एकदम सिंप्लीफाइड जो जब रहेगा तो उसी को हम लास्ट में एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये भी सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 और 6 जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या है? दो टर्म आए ना। अब देखिए, कांस्टेंट जोड़ा मैंने, मान लीजिए कांस्टेंट ना जोड़ा होता, एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए एक दूसरा वेरिएबल के साथ ऐड कर देता हूँ 7x। ठीक, अब 7x से क्या होगा? यहाँ भी तीन टर्म हो गए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो 7x है वो 4x से ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11x प्लस 3, फिर से दो ही टर्म बचे। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाइड नहीं था। तो अब मान लीजिए ये डिग्री वन का मैंने ऐड किया हुआ है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँ 3x²। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो जुड़ने वाला नहीं है ये। ठीक, ये तो जुड़ेंगे नहीं, सिंप्लीफाई होगा नहीं।
यहाँ पे 3 टर्म है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये आ गई कि अब ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक, ये डिग्री 1 का रह ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मैंने एक स्क्वायर या हायर डिग्री जोड़ दी है, ठीक है, तो ये डिग्री 2 का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 से ज़्यादा टर्म हो ही नहीं सकते, ठीक है, या तो एक टर्म होगा या 2 टर्म होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं डिग्री 2 की, तो उसमें 3 टर्म होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। डिग्री 3 की बात करूं तो उसमें 4 टर्म होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये समझा है वैसे ही इनका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या निकल के आती है। हम भी पढ़ रहे थे, जब ऐसे लिख रहे थे, कोई कांस्टेंट लिख रहे थे, जैसे 7 हो गया -4, तो इसको भी हम कह रहे थे कि पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी एक वेरिएबल की पावर हम जोड़ सकते हैं जीरो के साथ। जैसे y की पावर 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 7 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। -4 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें एक सिंगल टर्म होता है और वो भी कांस्टेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें सिंगल टर्म हो और अकेला हो एक कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी में अगर मैं कांस्टेंट को एज ए जीरो ले लूं, ठीक, कांस्टेंट तो जीरो भी होता है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, जीरो पॉलिनोमियल कहूंगा, ठीक है। अब इसके साथ एक खास कंडीशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ तो 7 के साथ x की पावर 0 कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा था, y की पावर 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक। लेकिन अगर मैं 7 के साथ x की पावर 1 कर दूँ तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है, 7 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल की पावर 0 ही ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, तभी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। लेकिन जीरो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ अगर मैं x की पावर 0 करूँ, ठीक, तो 0 इंटू 1 जीरो तो आएगा ही। लेकिन अगर मैं x की पावर 1 भी करूँ तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 इंटू एक्स जीरो ही आएगा, ठीक है। 0 की पावर x की पावर 2 करूँ, ठीक है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक। तो जीरो के साथ आप कोई भी वेरिएबल किसी भी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जीरो ही मिलना है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री वो क्या है, नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले ले हमें जीरो ही मिलता है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री किस पे डिपेंड करती है, इसके वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वही तो हमें बताती है डिग्री क्या है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 1 ले, 2 ले, 3 ले, इनफाइनाइट ही ले लें एक्स की पावर, तो भी हमें ये जीरो ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक। अब एक चीज़ और बचता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, ये मैंने लिख दिया 6x² प्लस x -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है कि पॉलिनोमियल को हम ऐसे शो करते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये है 7y² माइनस वाई प्लस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r इन वेरिएबल y, ठीक है, ठीक। तो ये दिखाने का तरीका है पॉलिनोमियल को। अब जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल में 6x प्लस 5y², तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x एंड y, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक। तो पॉलिनोमियल को दिखाने का ये तरीका है, आप p q r s ले सकते हैं अगर पॉलिनोमियल अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पी आर एस अलग अलग क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल के जो स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग अलग है। अगर मैं यहीं ये लेता 6, ये सेम रहता 6y²
प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, दोनों में सेम है, बस वेरिएबल डिफरेंट है, तो मैं इसको क्या लिखता, पी वाई लिखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बस वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो ये इनको दिखाने का तरीका है। तो देखिए पॉलिनोमियल की हमने सारी लगभग बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक, लेकिन वो अब हम अगले लेक्चर में लगाएंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।